नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। एमवीआई विनोद कुमार के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने यहां छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यहां छापेमारी हुई है। पटना भोजपुर के अलावा पैतृक आवास बक्सर में भी छापेमारी की गई है। पटना में एक साथ 2 फ्लैट में छापेमारी हुई है। पटना में रूपसपुर के शांति एनक्लेव में छापेमारी हुई। भोजपुर में विनोद कुमार पहले तैनात थे और बालू कांड में सस्पेंड भी हो चुके हैं विनोद कुमार। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे जाए, एमवीआई विनोद कुमार के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की गई है। एक साथ पटना भोजपुर और उनके पैतृक आवास बक्सर में छापेमारी की गई है। पटना में 2 फ्लैट में छापेमारी हुई। एक साथ पटना में रूपसपुर के शांति एनक्लेव में छापेमारी हुई है। हम आपको बता दें कि विनोद कुमार जो है वो भोजपुर में तैनात है और बालू कांड में सस्पेंड भी हो चुके हैं। अगली खबर पटना के मनेर से, जहां ब्याहपुर राजकीय मध्य विद्यालय की छात्राएं लफंगों के आतंक से दहशत में हैं। कई छात्राओं ने तो लफंगों के डर से स्कूल आना तक छोड़ दिया है। जब तक स्कूल खुला रहता है तब तक लफंगे स्कूल के बाहर से लड़कियों को परेशान करते हैं, उन्हें देखकर अश्लील हरकतें करते हैं, कागज में गंदी गंदी बातें लिखकर फेंक देते हैं। जब स्कूल के शिक्षक इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ भी गाली गलौज की जाती है। स्कूल बंद होने के बाद पूरे स्कूल पर असामाजिक तत्वों का कब्जा हो जाता है। लफंगे स्कूल में घुसकर क्लास के ब्लैक बोर्ड और दीवारों पर गंदी गंदी बातें लिख देते हैं, जिससे अगले दिन छात्राओं को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इन लफंगों के डर से ना तो स्थानीय लोग कुछ बोल पाते हैं, ना ही शिक्षक। परेशान स्कूल के प्रधानाचार्य ने मनेर थाने में लेकर शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन गश्ती के दौरान पुलिस जीप को देखकर लफंगे यहां से भाग जाते हैं। सुनिए छात्राओं की पीड़ा। गंदा गंदा लड़का रहता है और वो डरवा करता है और इधर बहुत गंदा गंदा लिखता है स्कूल पे दीवार वाला पे, और इतना गंदा ना लिखता है ना कि लड़की, और हमको पढ़ने में इतना शर्म लगता है कि क्या कर सके सर। वो जब नहीं लड़का सब रहता है तो आके हम पूछ देते हैं कि कोई दूसरा पढ़े तो यह स्कूल के बदनाम ना करे सके। बाहर सब ग्राउंड में बहुत सारा लड़का सब रहता है सर, और जो सब लड़का भी आता है ना सब चिल्लाता रहता है सर। तो आप लोग कोई लड़की को टॉर्चर भी करते रहते हैं सर। क्या आते समय या क्लास के समय या जाते समय क्या किस तरह का हाँ, कोई बोलता है, कोई सीटी मारता है सर, कुछ बोलते रहता है सर। इधर इन छात्राओं के अभिभावकों ने प्रशासन से असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। समस्या के लिए हम प्रशासन को भी सूचित हमने किया है कि आप दिन में कम से कम जब गश्ती में निकलते हैं तो हमारे विद्यालय के एक आध बार निरीक्षण कर लिया जाए। इससे कुछ जो असामाजिक तत्व के लोग हैं भयभीत हो जाएंगे और हमारे विद्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे, और हमारे बच्चियों को जो तंग तबाह किया जाता है उससे वह सुरक्षित रह सकती है। तो देखिए, लफंगों की हरकतों से छात्राएं परेशान है तो वहीं स्कूल के शिक्षक इसे अपने स्कूल की बदनामी मान रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से बेबस और लाचार हैं। बड़ी लड़कियां हैं, पूरे क्लास सब चलते रहता है, हम पूरे दिन घूमते रहते हैं और मेरे ही से सामना हो जाता है। लड़कों को एदा कदा ऊंच नीच बोलते रह जाता है। शिक्षकों पर भी अश्लील कमेंट किया हाँ, जाता है। तो हमारे यहाँ शिक्षक का लगभग 10 है, तो मैं नोट कर दिया था, 10 है मेरे यहाँ। तो लोग देखता है तो देख करके कुछ अनाप शनाप बोल देता है। अपना हमारे शिक्षिकाएं जो चली जाती हैं अपने घर जाती हैं, हम क्या आकर बोलती हैं। 4:30 में जब हम लोग स्कूल छोड़ते हैं उसके बाद से यहाँ लफुआ का ही डेढ़ा डंडा हो जाता है, और उसका खाना, सिगरेट पीना, बच्चे लोग का, लड़की लोग का खिड़की से कुछ में बोलना, यानी मोबाइल को लाइट दिखाना, यही सब सर बहुत परेशानी है। हम लोग भी परेशान हो जाते हैं और बच्चा लोग भी परेशान होता है, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, ये सब होता है सर। तो हालात ऐसे हैं कि छात्राओं को स्कूल तक छोड़ना पड़ रहा है और पुलिस का खौफ इन बदमाशों को नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये लफंगे कौन हैं और पुलिस इन लफंगों को या फिर इनकी पहचान क्यों नहीं कर पा रही है। पुलिस को भी शिकायत की गई और पुलिस आखिर इनकी पहचान क्यों नहीं कर रही है, यह भी बड़ा सवाल है। लफंगों के खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह है इसके पीछे? आखिर ये लफंगे कौन है? लफंगों के आतंक पर प्रशासन आखिर चुप क्यों है? छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं
और इस सवाल जिनका जवाब पुलिस को देना है। नींद से जिला प्रशासन जो है वो क्यों नहीं जाग रहा है और आखिर क्यों असुरक्षित है छात्राएं। बिहार में स्कूल खुले 20 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन स्कूलों में उपस्थिति कम है। क्लास 1 से 8 तक के 50% बच्चे भी स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि कोरोना की वजह से लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। साथ ही मिड डे मील नहीं मिलने की वजह से भी कई छात्र स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। बिहार में बच्चों के स्कूल खुले 20 दिनों से ज्यादा हो गए, बावजूद सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति अब भी नहीं बढ़ी है। आखिर कारण क्या है और बच्चे स्कूल बड़ी संख्या में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, ये हम शिक्षकों से ही जानेंगे। लेकिन जरा देखिए कि बालक मध्य विद्यालय यारपुर की तस्वीर, जहां पर बहुत ही कम संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। क्लास 1 से लेकर 8 तक की यहां पढ़ाई होती है और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली तस्वीर तो ये है कि राजधानी पटना में ये स्कूल है और दरी सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। जो बच्चे स्कूल आते हैं उन्हें बेंच डेस्क नसीब नहीं हो रहा, बल्कि दरी पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। ये तो गर्मी का मौसम है, लेकिन टीचर बता रहे हैं कि सर्दी के मौसम में भी, भीषण ठंड में भी बच्चे जो है इसी तरह से पढ़ाई करते हैं। अभी तो कोरोना के बाद से जब से स्कूल खुला है तो अभी कोरोना का डर भी पूरी तरह नहीं निकला है लोगों के मन से। और एक और कारण है कि एमडीएम भी अभी स्कूल में शुरू नहीं हुआ है, तो ज़्यादातर बच्चे गरीब तबके से आते हैं और वो लंच लेके आते नहीं हैं। तो कोरोना का डर है जिसकी वजह से पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते हैं, और एक दूसरी जो वजह है वो मुझे लगता है कि मिड डे मील की वजह से, क्योंकि बच्चे लंच ब्रेक के बाद घर जाना चाहते हैं, उनको भूख लग जाती है और हम लोग अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि हर बच्चों को उनके घर तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो उपलब्ध नहीं है किसी क्लास में। आशा करते हैं, आप लोगों के माध्यम से भी आशा करते हैं जो हमारी बात सरकार तक जाए और हमारे बच्चे को बेस्ट डेस्क की सुविधा मिले। सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मिड डे मील रेडीमेड स्कूल में नहीं मिल पाता है, खाना नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं। और तीसरी वजह है कि कोरोना का जो खौफ है वो भी खत्म नहीं हुआ है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और एक बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। पटना में एक दवा व्यापारी से 5 लाख की लूट हुई है। गोविंद मित्रा रोड में लूट की ये वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि अधिकारी बनकर लुटेरे यहां पहुंचे थे। हालांकि पीरबहोर पुलिस फिलहाल मामले में जुट गई है, छानबीन कर रही है। हथियार के बल पर लूटपाट की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां एक दवा व्यापारी से 5 लाख की लूट हुई है। गोविंद मित्रा रोड में लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया गया है और जो लुटेरे हैं वो अधिकारी बनकर यहां आए हुए थे। पीरबहोर पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि हथियार के नोक पर लूट की इस वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। तो पटना से 5 लाख की लूट की खबर आ रही है। गोविंद मित्रा रोड में एक दवा व्यवसायी से 5 लाख की लूट हुई है और अधिकारी बनकर लुटेरे पहुंचे थे और लूटपाट की घटना कर यहां से फरार हो गए। शराबबंदी वाले बिहार में शराब धड़ल्ले से बिक रही है और लोग शराब पी रहे हैं। पुलिस शराब माफिया पर शिकंजा भी कस रही है, लेकिन शराब का अवैध कारोबार रोक नहीं रहा है। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल का है। अस्पताल का अकाउंटेंट सुभाष सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर अस्पताल के क्वार्टर में मांस के साथ शराब का मजा लेते हुए दिख रहा है। अकाउंटेंट का साथियों के साथ शराब पार्टी का 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पहला वीडियो जो है अस्पताल परिसर स्थित अकाउंटेंट के सरकारी आवास का है, जिसमें वो अपने साथियों के साथ मांस चावल के साथ साथ शराब जाम भी छलका रहा है। दूसरा वीडियो अस्पताल के गेट के सामने स्थित एक दवा दुकान के अंदर की बताई जा रही है। इसमें अकाउंटेंट अस्पताल में कार्यरत चौहान एजुकेशन ट्रस्ट के प्रबंधक पवन कुमार के साथ शराब का आनंद ले रहा है। इनके साथ एक और शख्स है जो शराब की पैग लगाकर दोनों को दे रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून के बीच अस्पताल में शराब पार्टी की तस्वीर जो है अब कई सवाल खड़े कर रही है। से इसकी जानकारी मुझे मिली है और कि निर्देशानुसार जो उचित कार्रवाई होगी उसे की जाएगी। सर, अस्पताल कैंपस में इस तरह मैंने शराबबंदी का ड्राई स्टेट बिहार में मखौल उड़ाना, सर कहाँ तक सत्य है और इसके विरुद्ध अनुचित है और ये अनुशासनहीनता का द्योतक है।
बिहार सरकार इथेनॉल फैक्ट्री लगाने का दावा कर रही है और यह भी कहा जा रहा है कि कई उद्योगपति बिहार में निवेश को तैयार हैं और कई प्रस्तावों को हरी झंडी भी मिल चुकी है। गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि कोरोना की वजह से काम में देरी हुई और अब तक गन्ना से इथेनॉल बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं लग सकी है। उन्होंने बताया कि अभी पेट्रोलियम मंत्रालय से एग्रीमेंट होना है और स्थिति सामान्य होने के बाद ही काम शुरू होगा। जी अभी एथेनॉल के जो है ग्रेन वाला फैक्ट्री कटिहार जमुई के साइड में जो है एक दो आदमी जमीन लेके अपना इस प्रोसेसिंग में है, लेकिन गन्ना से जो एथेनॉल बनाने वाला है इस पर नया कोई अभी प्लांट नहीं लगा। ऐसे इन्वेस्टर बहुत लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास अप्लाई किए हैं, लेकिन ये वैश्विक महामारी कोरोना के चलते ये सब थोड़ा बाधित हो रहा है। जो है ना पेट्रोलियम विभाग के साथ एग्रीमेंट होना है, तो एक व्यक्ति बता रहा था कि अभी पेट्रोलियम विभाग पहले ही बहुत एग्रीमेंट कर लिया है, तो जो नया इन्वेस्टर आएंगे तो उनका जो एग्रीमेंट का जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा अभी स्थिर हो गया है। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट पर सियासी विवाद छिड़ा हुआ है। बिहार में भी बीजेपी के एक विधायक ने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जगह की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, यहां हर धर्म को मानने वाले अपनी आस्था के अनुसार आचरण कर सकते हैं। देखिए बिहार में ये झमेला नहीं है। बिहार विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और सभी के मन में ये भाव है कि इस मंदिर का हम पुजारी बने, तो जो भी पुजारी बनना चाहेंगे उनको जगह देने में हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। पूजा करने के लिए जगह की कहाँ जरूरत है? हम यहाँ बैठे बैठे पूजा कर सकते हैं, यहाँ जाप कर सकते हैं, कौन रोकेगा हमें? कहीं से खबर आ रही थी कि 70 से एक जगह चिन्हित किया गया बिहार विधानसभा में। बिहार विधानसभा में तो देखिए पहले से ही विश्वकर्मा पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, नमाज भी अदा होता है, कभी यहाँ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जिस तरह से भावना प्रकट करना चाहते हैं उनको स्वतंत्रता है। बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता सदानंद सिंह के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर है। 84 साल की आयु में पटना के प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक आवास भागलपुर के कहलगांव में होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम नेताओं ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह नहीं रहे। पटना के एक निजी अस्पताल में 84 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर है। सदानंद सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सदानंद सिंह को बिहार कांग्रेस के जमीनी नेता के तौर पर याद किया जाता है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ ही सदानंद सिंह लंबे वक्त तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। भागलपुर के कहलगांव स्थित पैतृक आवास पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जहां इनके कर्मस्थली है वहां तो इनका अंतिम संस्कार कहलगांव में? जी जी जी, वहां की जनता के लिए इन्होंने इतना किया, तो उसको तो एक बार वहां के लोगों के बीच में तो इनको लेके जाएंगे। सदानंद सिंह का पार्थिव शरीर विधानसभा परिसर लाया गया, जहां मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सहित कई नेताओं ने लोकप्रिय नेता को श्रद्धांजलि दी। सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की कि सदानंद सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मैं समझता हूं कि अपने बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। कोई किसी दल का हो, सब लोगों के मन में उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। हम सब लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक अपूरणीय क्षति है। सदानंद बाबू के रहने से हमेशा उन्होंने अभिभावक का स्नेह सभी दलों के सदस्यों के प्रति उनका रहा है। क्षति तो है ही, साथ में निजी रूप से भी हम लोगों का तो पारिवारिक संबंध रहा, अब हम लोगों के बीच नहीं है, इससे हम सब लोग मर्माहत। सदानंद सिंह के निधन से कांग्रेस खेमे में शोक की लहर है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने शोक जताया है, राहुल गांधी जी भी बात कर चुके हैं, वेणुगोपाल जी भी बात किए हैं, उनके बेटा से
और हमारे सेक्रेटरी वीरेंद्र राठौर जी और हम दोनों अभी जा रहे हैं और उनका गांव जाएंगे। कल उनका क्रेमेशन का कार्यक्रम रखा है, वो अटेंड करके हम लोग आएंगे। सदानंद बाबू एक सर्वमान्य नेता थे कांग्रेस पार्टी के। मैं अपने तरफ से उन्हें सशक्त नमन करता हूं, उनके चरणों में शीश झुकाता हूं। इधर गोपालगंज में बाढ़ पीड़ितों के लिए सदर प्रखंड के रजवाही गांव में कम्युनिटी किचन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। यहां बाढ़ पीड़ितों को कभी समय पर खाना नहीं मिलता। यहां जो खाना मिलता है वो घटिया क्वालिटी का है। कम्युनिटी किचन का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। गोपालगंज में बाढ़ पीड़ितों के लिए जगह जगह पर कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। अभी हम सदर प्रखंड के रजवाही गांव के पास हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सड़क के किनारे यह बनाया गया है कम्युनिटी किचन, जिसके तहत जो है यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। और खाने को लेकर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी अक्सर समस्या, इनका जो है अक्सर शिकायत होती है। उनका कहना है कि न खाने की क्वालिटी अच्छा होता है, न उसके अंदर कोई मटेरियल दिया जाता है। बाढ़ से सर तो घिरे बहुत दिन से हम लोग हैं, पर जो खाना का व्यवस्था हुआ है लगता है 10-15 दिन से हुआ है, पर वो भी कंटिन्यू नहीं चलता है। कभी बनता है कभी नहीं बनता है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे 11 बजे उन्ना वाला होगा, अभी तक खाना की व्यवस्था कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी देखे पानी हिल के आ रहे हैं सब खाने के लिए, खाने ले जाने के लिए और खाने के लिए भी। अभी तक इन लोगों को खाना नहीं मिला है। सभी तो भूखे हैं, सभी तो हाँ, सभी सब मुँह नहीं देते हम लोग। जितना मसाला है सब ऐसे ही पुड़िया में आया है, थोड़ा थोड़ा आया है। ये इस बेरा चलेगा कि ये बंद हो जाएगा, कोई एथी नहीं है। यहाँ पर लिस्ट बन रहा है। यहाँ पर जो है हम आपको दिखाते हैं कि कितने ग्रामीण रोज यहाँ पर आते हैं खाने के लिए। देखिए ये पूरा इलाका जो बाढ़ग्रस्त इलाका है और बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है सदर प्रखंड में। देखिए यहाँ पर लिस्ट बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों की संख्या यहाँ पर है और लगातार जो है यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ितों को खाने के लिए आते हैं और खाने के बाद फिर जो है। आप बताइए कि ये कितने दिन से चल रहा है यहाँ पर कम्युनिटी किचन? 30 तारीख से चल रहा है। तो कितने लोग आते हैं लगभग खाने के लिए रोज? और उसका लिमिट थोड़ी है, कभी 700 कभी 600। कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पर? रजवाही का जो ग्रामीण है, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर जो है लापरवाही बरती जाती है और कम्युनिटी किचन के नाम पर सिर्फ यहाँ पर कुताही बरती जा रही है और खाना पूर्ति की जा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। शेखपुरा में कुपोषित नवजात शिशु की देखभाल के लिए राज्य सरकार ने सदर अस्पताल परिसर में विशेष नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई की स्थापना की। यहाँ डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था है। यहाँ कुपोषित नवजात शिशु के इलाज की सभी सुविधाएं मौजूद है, लेकिन शिशु के साथ अस्पताल आने वाली मां और परिजनों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रसव के तुरंत बाद मां को शेड में जमीन पर सोना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ पानी और शौचालय की भी कमी है। बीमार नवजात शिशु को 5 से 6 दिन तक इलाज के लिए अस्पताल में रहना पड़ता है। ऐसे में मां और उसके साथ आए दूसरे परिजनों को जमीन पर ही सोना पड़ता है। पर हैं, शीशा में है, यहाँ पर बाहर में रहते हैं, परसौती भी हम भी भगा देते हैं। कुछ नहीं बाहर में रहता है, या रौदा के उधर जाते हैं, अब उन में इधर आते हैं तो इधर से झोला उला भगा देते हैं। मरीजन को वहाँ अंदर रहना नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन को देखते हुए वहाँ सिर्फ बच्चे को अंदर जाना है और माँ को हॉस्पिटल कैंपस में रहना है, जहाँ पे लोग अगर इंडोर में है तो बाढ़ में व्यवस्था है। लेकिन बाहर से जो आए हैं उनके लिए हम लोग शेड का व्यवस्था किए हुए हैं। शुक्रवार को गणपति पूजा और पटना में महाराष्ट्र मंडल भव्य पूजा की तैयारी कर रहा है। बिहार के कारीगर ही पंडाल बना रहे हैं। इसमें 10 सितंबर को भगवान गणपति विराजमान होंगे। महाराष्ट्र मंडल की तरफ से पटना में गणपति की भव्य पूजा होती है। पिछले साल ये पूजा नहीं हो पाई थी, कोरोना के बड़े संक्रमण के कारण जो है यहाँ पे भी पूजा नहीं हुई थी। और इस बार जो है जब जिला प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से अनुमति मिली है, तो आप देख सकते हैं यह महाराष्ट्र मंडल की तरफ से यहाँ पे पूजा आयोजन किया जाता है, जहाँ पे गणपति विराजमान होते हैं। और ये मंच जो है वो गणपति के विराजमान होने को लेकर बनाया जा रहा है। पूरे भव्य तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम कारीगर जो हैं वो लोकल फॉर वोकल के तर्ज पे बिहार के ही कारीगर हैं और इन सभी को जो है ये काम दिया गया है। पूजा समिति की तरफ से, महाराष्ट्र मंडल की तरफ से ये काम सौंपा गया है कि आप भव्य जो है वो पंडाल का निर्माण करें और इसकी तैयारी यहाँ पे अब अंतिम चरण में चल रही है, अंतिम दौर में चल रही है।
चूँकि 10 तारीख को गणपति की पूजा जो है वो होगी, गणपति विराजमान होंगे और उसके साथ ही यहाँ पे पूरे विधि विधान के साथ जो है वो पूजा अर्चना गणपति की जाएगी। और तमाम जो लोग हैं जो इस पूजा को देखने आएंगे उनसे अपील किया है महाराष्ट्र मंडल पूजा समिति ने कि आप कोविड-19 का प्रोटोकॉल जो सोशल डिस्टेंस है उसका जरूर अनुपालन करें। भगवान जो हैं गणपति, उनसे आप उनकी आराधना करने आप आएँ, उनसे आप कामना करें, मुराद मांगें, लेकिन इस दौरान जो है कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका जरूर अनुपालन करें। और यहाँ पे तैयारी जो है वो बिल्कुल आखिरी दौर में है। लोगों को बस इंतजार है कि कब इस मंच पे गणपति आकर करके विराजमान होते हैं और उनसे लोग जो श्रद्धालु हैं वो अपनी मन की मुराद मांगते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।